हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, हम लोगों का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर तरीके से क्लास को ले भी रहे होंगे। और जो लोग नहीं ले रहे हैं तो वो लोग लें अपना और नोट्स बनाए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना है। तो चलिए, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मतलब। और आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए और चीज़ों को समझते भी चलिए। अब चलिए, हम लोग जानते हैं भावात्मक पक्ष के बारे में कि जो भावात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए जानते हैं भावात्मक पक्ष क्या होता है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्राथवल, ब्लूम और मार्शिया ने 1964 में किया था। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जिसका वर्गीकरण है तो वो किसने किया था, तो ये किया था क्राथवल, ब्लूम। और किसने किया था, मार्शिया ने किया था। कब किया था, 1964 ईस्वी में किया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध बच्चे की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, ये किसके अंतर्गत आएगा, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक, तो वही कहा गया है कि जिनका संबंध बच्चे की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है, क्योंकि हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। होता है कि नहीं होता है, आप लोगों को भी होगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा मतलब उसी को आप लोग क्या करोगे, बेहतर तरीके से सीखोगे। उससे आप लोग क्या करेगा, आप मतलब क्या होगा, इससे आप लोगों को ये होगा, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आप लोगों का कभी मन उससे उबेगा नहीं। आप लोग क्या करोगे, उसको सीखोगे अच्छी तरीके से। तो वही कहा गया है कि हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जानते हैं आगे अब क्या मतलब कह रहे हैं। अब हमारे ब्लूम जो मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का अधिक महत्व है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं इनके जो भावात्मक पक्ष होते हैं इनमें मतलब भावात्मक पक्ष का क्या होता है, अधिक महत्व होता है। जब बच्चे के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब बच्चे के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो वह परिवर्तन उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये जो होते हैं मतलब किनके मतलब उससे माना जाएगा, भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाएगा। अब मतलब भावात्मक पक्ष हमारे ये होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक, जो हम लोग मतलब निकलते हैं, रोना, हंसना, कभी क्रोध करना, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम, ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशंस ही तो हैं। तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षा को उद्देश्य को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो भावात्मक पक्ष होते हैं तो इसके अंतर्गत शिक्षा के जो उद्देश्य इनको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। तो चलिए जानते हैं कि 5 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला आ रहा है आग्रहण, दूसरा आ रहा है अनुक्रिया करना, तीसरा आ रहा है अनुमूलन, और जो चौथा है वो आ रहा है व्यवस्थापन, और जो पांचवा है वो आ रहा है चरित्रीकरण। ये क्या है, ये उद्देश्य है 5, ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में चलिए हम लोग डीप में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला आ रहा है अग्रहण या ध्यान देना। चलिए जानते हैं जो अग्रहण या ध्यान देना होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें अध्यापक द्वारा बच्चे को जो कुछ भी सिखाया और निर्देशित किया जाता है उसे बच्चा कितना ध्यान या गंभीरता से ग्रहण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही आग्रहण कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, आप लोगों को याद रखना है कि जो आग्रहण या ध्यान देना होता है तो ये क्या होता है, तो कहा गया है कि इसमें अध्यापक द्वारा बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है या निर्देशित किया जाता है तो उसे बच्चा कितना ध्यान या गंभीरता से ग्रहण करता है। ठीक, यही क्या कहलाता है, यही हमारा आग्रहण कहलाता है। आप ही गए क्लास में, आपने तो पढ़ा दिया लेकिन बच्चे कितने अच्छी तरीके से इसको समझ रहा है, तो जो बच्चा समझेगा यही क्या होगा, ये होगा आग्रहण होता है। ठीक, अब इसके भी 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं, अब इनके बारे में समझते हैं। पहला आ रहा है चेतना, चेतना या अवगत कराना। चेतना का मतलब क्या होता है, अवगत होना या अवगत मतलब अवगत कराना, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रहण करने की इच्छा, नियंत्रित ध्यान, ये सब होता है। ठीक, इसके 3 स्तर हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला हो गया ये चेतना, दूसरा हो गया ग्रहण करने की इच्छा, और जो तीसरा है वो हो गया नियंत्रित ध्यान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। अब जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है अनुक्रिया करना।
तो चलिए समझते हैं जो अनुक्रिया करना होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। बच्चे विषय या चीज़ों पर ध्यान देने के बाद अपनी संतुष्टि के लिए कार्य भी करने लगते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया देने लगते हैं। जैसे बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए साथ मतलब हाथ उठाना, इसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है सहमत या संतुष्ट होना, दूसरा होता है उत्तर देने की इच्छा, और जो अगला है मतलब तीसरा वो कह रहा है अनुक्रिया करने में संतुलन होना। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि क्लास में होता नहीं है, मतलब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कहते हैं टीचर कि किन किन लोगों को आता है, तो बच्चे हाथ उठा देते कह देते हैं हमें आता है हमें आता है। तो ये क्या है, ये हमारी अनुक्रिया करना हुई। ठीक, अब चलिए अगला समझते हैं। जो अगला आ रहा है वो आ रहा है अनुमूलन। चलिए समझते हैं कि जो अनुमूलन होता है ये क्या होता है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु, घटना, व्यवहार, मूल्यों या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी अनुक्रिया देने लगते हैं तब बच्चे के विचार अधिक मूल्यवान होने लगते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं। मूल्य को स्वीकार करना, दूसरा कह रहा है मूल्य को प्राथमिकता, तीसरा कह रहा है मूल्य में विश्वास करना। ये अनुमूलन क्या होता है। अनुमूलन जो होता है उसको यही बताया गया है क्या होता है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु, घटना, व्यवहार, मूल्यों या विचार के प्रति क्या होता है आकर्षित होने लगता है। ठीक, मतलब उसका क्या होगा, उस चीज़ की तरफ वो क्या होगा आकर्षित होगा। ठीक, तो वही कहा गया है कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु, घटना, व्यवहार, मूल्य या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी क्या करता है अनुक्रिया देने लगते हैं तब बच्चों में विचार अधिक मूल्यवान होते हैं। जब आकर्षित होंगे तो क्या होगा, विचार जो आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। ठीक, और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर उनको क्या होगा, उतना ज़्यादा विचार, उतना ज़्यादा बच्चा सोचेगा भी नहीं उन चीज़ों के बारे में। तो वही बताया गया है। अब इसके 3 स्तर होते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से 3 स्तर होते हैं। पहला कह रहा है मूल्य को स्वीकार करना। ठीक, और दूसरा कह रहा है मूल्य को प्राथमिकता, और जो अगला है वो कह रहा है मूल्य में विश्वास करना। ठीक, ये सब होते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है व्यवस्थापन। चलिए जानते हैं ये जो व्यवस्थापन होता है ये क्या होता है। जब एक से अधिक विचार हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। क्या कहा जा रहा है व्यवस्थापन के बारे में, कि जब एक से अधिक विचार हो जाते हैं तो क्या होता है उनको व्यवस्थित करने की क्या होती है आवश्यकता होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है चरित्रीकरण। तो चलिए जानते हैं जो चरित्रीकरण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इस स्तर पर बच्चे विचारों को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके होते हैं और उनका व्यवहार उसी के अनुरूप होने लगता है। इसके द्वारा बच्चों में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का संगठन होता है और बच्चों का एक विशेष व्यक्तित्व हो जाता है। भावात्मक पक्ष के विभिन्न उद्देश्यों का भारतीयवैधकरण करने के उद्देश्यों से दिल्ली की स्वदेश मोहन ने 1989 में सराहनीय कार्य किया है। ठीक, ये क्या होता है चलिए और अच्छे समझ लेते हैं। चरित्रीकरण के बारे में क्या कहा गया है कि इस स्तर पर बच्चे विचारों को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं स्वीकार कर चुके होते हैं। यानी बच्चों को क्या होता है विचार जो होते हैं तो उनको समझ में आने लगता है कि हमारे लिए क्या सही है, ठीक, क्या गलत है। तो बच्चे क्या करते हैं चीज़ों में अंतर कर पाते हैं। तो वही कहा गया है कि इस स्तर पर बच्चे विचारों को पूरी तरह से क्या कर चुके होते हैं स्वीकार कर चुके होते हैं और उनका व्यवहार उसी के अनुरूप होने लगता है। ठीक, जैसे विचार होंगे वैसे उनका क्या होगा बच्चों का व्यवहार होने लगता है। इसके द्वारा बच्चों में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियों एवं रुचियों को क्या होता है संगठन होता है। जैसा मान लीजिए विचार होंगे उसी हिसाब से बच्चे का क्या होगा बिहेवियर भी होगा और उसी हिसाब से फिर क्या होगी उसकी लाइफ साइकिल, मतलब उसी हिसाब से उसकी जीवन शैली भी होती है, लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब की होगी। तो वही कहा गया कि एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का क्या होता है संगठन होता है और बच्चों का एक विशेष व्यक्तित्व भी बन जाता है। ठीक, बन जाता है कि मतलब किस हिसाब का बच्चा है ये सब भी पता चल जाता है। भावात्मक पक्ष के विभिन्न उद्देश्यों का भारतीय वैधकरण करने के उद्देश्य से दिल्ली की स्वदेश मोहन ने 1989 में सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसने सराहनीय कार्य किया है। तो ये दिल्ली के थे, कौन थे, स्वदेश मोहन ने। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है यांत्रिक कौशल। तो चलिए जानते हैं जो यांत्रिक कौशल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। यांत्रिक मूल्यांकन में बच्चों के यांत्रिक ज्ञान का क्षमता का पता किया जाता है। यांत्रिक मूल्यांकन में क्या होता है बच्चों की यांत्रिक ज्ञान की जो क्षमता होती है उसका क्या किया जाता है, उसका पता किया जाता है कि बच्चों को यंत्रों से संबंधित कितनी रुचि है तथा कितना ज्ञान है तथा उसके संचालन, प्रयोग, निर्माण
वह प्रतिफल में कितना दक्ष है। ठीक, इससे क्या होता है, यांत्रिक कौशल से बच्चों के बारे में पता किया जाता है कि बच्चों को यंत्रों के बारे में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वह एक आ गया, और जब पता चल जाएगा तो फिर इसी मतलब कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट है उसी हिसाब से बच्चा क्या होता है, दक्ष होता है। ठीक, यांत्रिक कौशल को यांत्रिक अभियंत्र कौशल, संश्लेषण क्षमता मूल्यांकन एवं यांत्रिक नवाचार मूल्यांकन भी कहते हैं। जो यांत्रिक कौशल होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, यांत्रिक अभियंत्र कौशल, संश्लेषण क्षमता मूल्यांकन एवं यांत्रिक नवाचार मूल्यांकन भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है यांत्रिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि जो यांत्रिक कौशल और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए कंप्यूटर, मोबाइल, घर के यांत्रिक उपकरण देखने, ठीक करने का अवसर देना। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में जो यांत्रिक कौशल है इसका क्या होगा, मूल्यांकन होगा कि बच्चे को कितना आता है। ठीक, इसके लिए मतलब मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे कि कंप्यूटर, मोबाइल, घर के यांत्रिक उपकरण देखने और ठीक करने के अवसर देना। तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे को यांत्रिक मतलब जो कौशल मतलब जो यांत्रिक कौशल है उसमें कितने इंटरेस्ट है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले कौशल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला कौशल आ रहा है वो आ रहा है गणितीय कौशल। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्किल। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं कि जो मैथमेटिकल स्किल होती है ये क्या होती है, इसको बोलते हैं गणितीय कौशल। इसके बारे में समझते हैं। गणितीय कौशल में शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता। ठीक, गणितीय कौशल में क्या, शीघ्रता। शीघ्रता मतलब क्या होता है, जल्दी। और शुद्धता का मतलब क्या होता है, शुद्ध। और गणना करने की योग्यता मतलब कोई भी चीज़ कितनी जल्दी आप लोग उसको सॉल्व किए ले रहे हो। ठीक, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों की पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित विषय से संबंधित निम्न कौशल का होना क्या है, आवश्यक है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो गणितीय कौशल होता है तो इसमें बच्चा कितनी जल्दी से मतलब चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, कितनी तार्किक लगा रहा है, मतलब कितनी जल्दी अपनी चीज़ों माइंड को क्या करता है, मतलब हल कर लेता है। ठीक, कितनी जल्दी वो चीज़ों को पहचान कर लेता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, हमारा ये आता है गणितीय कौशल के अंतर्गत। ठीक, अब इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि इनके मतलब विषय से संबंधित निम्न कौशल का होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कौशल है जिनका होना क्या है, आवश्यक है। पहला कह रहा है बच्चे गणित के महत्व से परिचित हों। बच्चे का क्या हो, गणित के महत्व का पता चला हो कि हमको कितना हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है, तभी बच्चे का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जब तक उसको अपने महत्व के बारे में नहीं पता होगा तो बच्चे का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा नहीं। आप ही लोग मतलब आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना कि हमको टीचर बनना है। अगर आप लोगों को मतलब टीचर ना बनना होता तो फिर आप लोग डीएलएड ही नहीं करते। तो आपको इसका महत्व पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ होती है। तो वही कहा गया कि बच्चे गणित के महत्व से क्या हो, परिचित हो। दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता भी उनके अंतर्गत। बच्चों को कम अधिक, लंबा चौड़ा, छोटा बड़ा, हल्का भारी का ज्ञान भी हो। ठीक, फिर अगला कह रहा है कि गणना करने की क्षमता, विभिन्न ज्यामितीय आकारों का ज्ञान होना चाहिए। अगला कह रहा है गणित में बिंदु व रेखा का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर अगला कह रहा है गणितीय संक्रिया से भिन्न, गुणा भाग, दशमलव, स्थानीय मान, अपवर्तक, अपवर्त आदि इन सब के बारे में क्या हो, बच्चे को अच्छी तरीके से ज्ञान हो। ठीक, और चलिए जानते हैं इनके मूल्यांकन के बारे में। गणितीय कौशल मूल्यांकन के उपकरण के बारे में समझते हैं कि जो गणितीय कौशल होता है तो इसके मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो गणितीय व्यवहार कौशल मापन के लिए बच्चों से क्रय विक्रय, लेन देन, नाप का व्यवहारिक प्रयोग करना, ये भी आपको याद रखना। इससे क्या होगा, बच्चे की जो मैथ है वो स्ट्रांग होगी, मतलब स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्यामितीय कौशल के मूल्यांकन के लिए आयत, वर्ग, चतुर्भुज व कोण के आकार की वस्तुओं का क्या करना, प्रयोग करना। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है भाषाई कौशल यानी लैंग्वेज स्किल। अब इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के अंदर विभिन्न भाषाई कौशल या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास ही क्या कहलाता है, भाषाई कौशल कहलाता है। मतलब बच्चे के अंदर कितनी बोलने का
तरीका कैसा है, ये सब क्या है, कितना वो बोल पा रहा है, कितनी अच्छी तरीके से बात कर पा रहा है, ये क्या होता है, ये भाषाई कौशल होता है। तो वही कहा गया है कि बच्चों के अंदर विभिन्न भाषाई कौशल या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास ही क्या कहलाता है, भाषाई कौशल है। बच्चों के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि आपको याद रखना है। इसको हम लोग सुब्बू पौली के नाम से भी जानते हैं। साक मतलब होता है सुनना, पाक मतलब होता है पढ़ना, और लाग मतलब होता है लिखना, और बाक मतलब क्या होता है बोलना। ठीक, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे भाषा के कौशल होते हैं। ठीक, तो आदि वही जो मैंने आपको बताया कि सुब्बू पाली भाषाई कौशल यानी विकास होना क्या है, अति आवश्यक है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है भाषाई कौशल के उपकरण। तो चलिए जानते हैं जो भाषाई कौशल है तो इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं। बच्चों को बोलने का अवसर देना, जब आप लोग बच्चों के बोलने का अवसर दोगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में भाषाई ज्ञान मतलब जो भाषाई कौशल है तो इसका क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि बच्चे क्या करेगा, बोल पाएगा चीज़ों को और समझ पाएगा। अगर बोलेगा ही नहीं तो फिर क्या वो उतनी अच्छी तरीके से जान पाएगा, क्या ना जान पाएगा ना सीख पाएगा। अगला कई रास्ता आयतों को पढ़ने का अवसर प्रदान करना। आप लोगों को क्या करना है, बच्चों से बुक भी जो बुक होती है उसको भी पढ़वाते रहना है। बुक भी अगर आप लोग रीड करवाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा और उससे क्या होगा, उसके भाषाई कौशल का निर्माण भी होगा। तो यहाँ से जो हम लोग का चौथा चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग का अगला चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा, पांचवा चैप्टर जो कि है मूल्यांकन के प्रकार। अब इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि क्या उनकी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। ठीक, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ से भी मतलब आप लोग ऐड हो जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन कुछ सब कुछ मिलता रहता है। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।